Hello students, our new topic is electric potential energy of a dipole in uniform electric field. अभी तक आपने डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल और इक्वेटोरियल पर, और डायपोल का टॉर्क निकाला। ये सारे आर्टिकल हमने किए थे चैप्टर 1 में। अब हम किसी भी डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब वो रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जब सभी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया है। वी हैव अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? सर्टेन पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी। और ये जो हमारा डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। और हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। ये आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारा हो गया डायपोल मोमेंट P। दिस इज आवर डायपोल मोमेंट P जिसकी डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास एक डायपोल AB which is placed in electric field, uniform electric field with making angle theta। तो हमें इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। तो अगर हम इसका वर्क निकाल देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ डायपोल। वर्क ऑफ डायपोल इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां फोर्स का काम कौन करेगा? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा? डी थीटा, यानी ये, और उसका इंटीग्रल। तो दिस इज द वर्क ऑफ डायपोल। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क की वैल्यू होती है Pe sin थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये वैल्यू होती है Pe sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू रख दी हमने इनटू डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क Pe sin थीटा। ये चैप्टर 1 में ही आपको बता दिया जाता है। ओके, तो P और E ये बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है। P और E इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रल sin थीटा इनटू डी थीटा। Pe साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस Pe कॉस थीटा। तो ये है किसी भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, जहां थीटा क्या है? थीटा इज, ये बहुत जरूरी है समझना, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। यहां ये थीटा किसके बीच एंगल है? P और E। P क्या है? डायपोल का डायपोल मोमेंट, और P की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये थीटा है P और E के बीच का एंगल। एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डायपोल विच इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव सम केसेस व्हिच वी विल डिस्कस वन बाय वन। केस 1, व्हेन डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम? ये आपको चैप्टर 1 में मालूम है। जब P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। व्हेन डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू E। जब P और E की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब P और E दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो U की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली? U की वैल्यू आपने निकाली माइनस Pe कॉस थीटा। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने क्या ड्राइव किया? U इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा।
तो माइनस पी ई, थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू माइनस पी ई। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि किसी भी डायपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, तो आप बोलेंगे जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। या उल्टा क्वेश्चन कर सकता है कि जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप कहेंगे मिनिमम, और कितनी होगी माइनस पीई। केस सेकंड, व्हेन डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होता है अपोजिट, तो P इज एंटी पैरेलल टू E, यानी इस केस में हमारे पास थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और U हो जाएगा PE। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन स्टेबल। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी डायपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, आप कहेंगे जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। या फिर क्वेश्चन को घुमा देगा कि जब डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप कहेंगे मैक्सिमम होती है और पी ई के बराबर है। तो स्टेबल में मिनिमम होती है माइनस पी, और अनस्टेबल में क्या होती है मैक्सिमम होती है पी ई के बराबर। नाउ वी हैव द केस थर्ड। नाउ केस थर्ड, व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल यानी पी और ई, पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन में कितना एंगल हो 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास u का फॉर्मूला क्या है माइनस पी कॉस थीटा, तो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। आपसे पूछ सकता है कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, तो आप कहेंगे जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकता है कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे दैट इज 0। तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी और 0 कब होगी। वी हैव अ न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। लेंथ, डायपोल की लेंथ क्या होती है 2a, 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10⁻² मीटर। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। आपको टो दे दिया है 4√3 विद एंगल 60 डिग्री। थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो ये 3 चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, और आपसे क्या पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आपसे E की वैल्यू पूछी गई है, और एक पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है किसकी डायपोल की। और डायपोल के चार्जेस क्या हैं, आपको Q दे दिया गया है ±8 नैनो कूलम्ब। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालते हैं। P क्या होता है डायपोल मोमेंट। आपको मालूम है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है P = Q × 2a। तो ये हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू क्या है 8 नैनो, नैनो यानी 10⁻⁹ 8 नैनो यानी 8 × नैनो 10⁻⁹। 2a की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 32 और 10⁻11 कूलम्ब मीटर। तो सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकाली P की। ओके, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे टॉर्क =
PE sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टो अपॉन पी साइन थीटा। टो की वैल्यू कितनी है 4√3, पी की वैल्यू आपने क्या निकाली 32 इंटू 10 की पावर -11, और ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा, जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे तो E की जो वैल्यू आएगी दैट विल 2. तो 4√3 32 इंटू 10 की पावर -11, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो दिस ऑल विल कम 2.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पी माइनस पी कॉस थीटा। दिस ये आपने अभी प्रूफ किया है, ट्राई किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, एक ऐसा डायपोल जो थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी -p sin cos थीटा। तो माइनस p की वैल्यू 32 इंटू 10 की पावर -11, p की वैल्यू, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू ये आई है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू p की वैल्यू हमने ली है 32 इंटू 10 की पावर -11, e की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 10 इंटू cos 60। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -4 जूल। ये आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा cos 60 की वैल्यू आप रखेंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो CBSE 2004, 2006 और 2014 3 बार ये आ चुका है, वेरी इजी। केवल इस न्यूमेरिकल से यही मकसद निकलता है कि क्या आपको बेसिक फॉर्मूले पता है या नहीं। ओके, वी हैव अ न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2a की वैल्यू दे दी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इज प्लेस्ड विद एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू दे दिया है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क दे दिया है 8√3। तो आपसे क्या क्या पूछा है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल पर कितना चार्ज होगा और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट डू फर्स्ट पार्ट। टो का फॉर्मूला होता है आपके पास PE साइन थीटा। P का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इंटू 2a, E एज इट इज साइन थीटा। तो यहां से Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू टो अपॉन 2a E साइन थीटा। Q इज इक्वल टू, टो की वैल्यू कितनी है 8√3, टू की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2, E की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5, और साइन 60। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं √3/2। तो मैं चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ, 8√3 2 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर 5 इंटू √3/2। वो 2 कहाँ जाएगा, √3/2, साइन 60 वाली √3/2, तो वो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लिख देते हैं साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। चलिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट,
Q इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा माइनस के प्लस का 3 ऊपर जाके 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम. This is the charge of dipole. Okay. Now second part. सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, माइनस का PE cos थीटा. तो U इज इक्वल टू P की जगह क्या लिख लें, Q इंटू 2A, E एज इट इज cos थीटा. U इज इक्वल टू माइनस Q की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर -3. 2 की वैल्यू कितनी आई थी 2 इंटू 10 की पावर -2. E की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 और cos 60. तो U इज इक्वल टू माइनस 8 टू जा 32 और -3 -2 माइनस के 5 वो प्लस के 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2. तो U इज इक्वल टू माइनस के 16 जूल. दिस इज योर रिक्वायर्ड. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. 8 टू जा 16 -3 -2 -5 प्लस के 5 से कैंसिल आउट. cos 60 वैल्यू 1/2 ये इसको कैंसिल आउट करेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -8 जूल. CBSE 2000. तो इस तरह के बहुत ही कई बार इजी और बेसिक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं. केवल आपसे ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फॉर्मूले क्लियर हो, चाहे वो टॉर्क का फॉर्मूला हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो. नाउ अगेन वी हैव द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज रोटेटेड θ1 to θ2. अभी आप कहेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने ये आर्टिकल किया था डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम दोबारा से इसको क्यों कर रहे हैं. तो ध्यान दीजिए, उस वक्त जब हमने आर्टिकल किया था तो उस वक्त हमारा जो डायपोल था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था लेकिन रेस्ट पे था, वो घूम नहीं रहा था, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन थी. ध्यान दीजिए, उस वक्त उस डायपोल घूम नहीं रहा था, वो केवल एक पोजीशन पे था, रेस्ट पे. लेकिन इस वक्त हमसे क्या पूछा गया है कि जब डायपोल को हम रोटेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो होती है. एक जब डायपोल रेस्ट पे होता है U इज इक्वल टू -PE cos थीटा. लेकिन अब हम निकालेंगे कि जब आप डायपोल को रोटेट करेंगे तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे. तो दो तरह के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं. एक न्यूमेरिकल में आपको डायपोल रेस्ट पे देगा जैसा भी हमने पिछले अभी दो न्यूमेरिकल करे, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल आता है कि डायपोल को इतने एंगल से इतने एंगल घुमाया गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो देखते हैं. तो लेट्स सी, सबसे पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डायपोल AB. और मान लीजिए हमारा जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है θ1 एंगल बना रहा है इसको θ1. अब हमने डायपोल को घुमा दिया ऐसे +Q -Q A डैश B डैश. और अब जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाता है θ2. देख लीजिए, पहले हमारा डायपोल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने एंगल से रखा हुआ था θ1 एंगल से. अब हमने उसको घुमा दिया. कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और इतना घुमाया कि अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है θ2. ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि सर आपने इसको क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाया, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ये खुद ही घूम जाएगा. डायपोल को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल क्या काम करता है, रोटेट करता है. और किस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है कि जो P की डायरेक्शन है वो E के पैरेलल हो जाए, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता. तो जरा ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो P की डायरेक्शन क्या है, ये रही माइनस से प्लस. तो P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर. तो ये है
P की डायरेक्शन होगी B से A। तो अगर मैं डायपोल को छोड़ूं तो कैसा आएगा, नीचे आएगा, वो E की डायरेक्शन में आएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तब हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, अगर डायपोल घूमता है क्लॉकवाइज तो वर्क करता है डायपोल, लेकिन डायपोल अगर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तब हम वर्क करेंगे हम। तो इस बात को समझ लीजिए। तो हमने डायपोल को कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, हमने वर्क किया है। तो देख लीजिए, और हमने वर्क करा है तो हमारी एनर्जी लॉस, और हमारी एनर्जी लॉस तो किसके पास चली जाएगी, डायपोल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और वही एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गई बात। डायपोल को घुमाने में हम जितना वर्क करते हैं वही वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो देखिए दोबारा से हम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन डायपोल इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। तो ये तो हमने पहले किया था, लेकिन उस वक्त हमने लिमिट नहीं ली थी क्योंकि हमारा डायपोल क्या था, रेस्ट पे। लेकिन अब हमारा डायपोल घूम रहा है कैसे, θ1 से θ2 तक घूम रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। ओके, इंटीग्रल θ1 से θ2, टॉ की वैल्यू आप जानते हैं, PE sin θ इंटू डी थीटा। PE बाहर आ जाएगा, θ1 θ2 sin θ डी थीटा इज इक्वल टू PE, साइन का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आप जानते हैं। मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, माइनस का PE, तो ये बन जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा, θ2 और θ1। तो मेरे ख्याल से ये आपने कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप यहां तक राइट अप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये है पोटेंशियल एनर्जी जब डायपोल रोटेट करेगा। देखिए फॉर्मूल न्यूमेरिकल करते वक्त आप ध्यान रखना कि क्या डायपोल रेस्ट में है और क्या डायपोल घूम रहा है। अगर डायपोल रेस्ट में है तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और अगर डायपोल घूम रहा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आप समझें। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, आप यहाँ पे छोड़ेंगे डेरिवेशन, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस का PE कॉस θ2 माइनस का देखिए माइनस PE की कॉस θ2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला माइनस एज इट इज, और फिर माइनस PE की कॉस θ1 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, माइनस PE की कॉस θ2 से मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस एज इट इज, और माइनस PE की कॉस θ1 से। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले माइनस PE कॉस θ क्या था, आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस PE cos θ2 को, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कैसी, फाइनल, ये वाला माइनस एज इट इज। अब ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये क्लियर हो गया तो आपसे न्यूमेरिकल फटाफट हो जाएंगे। यहां जो इनिशियल है वो क्या है, माइनस PE cos θ1, घूमने से पहले क्या एंगल था, और फाइनल क्या है, माइनस PE cos θ2। यानी जब हमने उसको कितना एंगल घुमा दिया, पहले घूमने से पहले क्या था, θ1, घूमने के बाद कितना है, θ2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल। तो हमने उसको जब घुमाया है, हमारे घुमाने से उसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई, तो वो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और वो कहां से आएगी। तो ये है डेरिवेशन, और आप
इस यहाँ तक ड्राइव कर दीजिए और यही यूज होगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए दो डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन था जब डायपोल रेस्ट पे था, और ये डेरिवेशन जब डायपोल को हमने घुमाया। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। Now we have some important point to discuss. Number 1, when dipole is in rest in electric field, in rest means not rotating, then the potential energy of dipole is given by minus PE cos theta, where theta is angle between P and E. So this is the formula we apply when the dipole is in rest, यानी वो रोटेट नहीं करेगा। सेकेंड, व्हेन डायपोल रोटेट थीटा 1 to थीटा 2, यानी जब हम डायपोल को किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करते हैं, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, where initial potential energy is equal to minus PE cos theta 1 and final potential energy is equal to minus PE cos theta 2. Okay. Number 3, work done by external source to rotate dipole theta 1 to theta 2. आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि एक डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाया गया, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ा। तो किस वर्क कौन करेगा? हमारा वर्क, क्योंकि हमने डायपोल को घुमाया है। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स कौन है? ये एक्सटर्नल सोर्स है हम, जो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। वरना डायपोल की टेंडेंसी क्या होती है? डायपोल की तो आदत होती है या नेचर होता है क्लॉकवाइज घूमने का, लेकिन अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो कौन घुमाएंगे? हम घुमाएंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स यानी हमारा वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछे, तब वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए वर्क डन बाय डायपोल, यानी डायपोल ने कितना वर्क किया, तो वो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान देना कि वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स का पूछा गया है या डायपोल का पूछा गया है। Okay, we have a numerical of NCERT example 2.6. A molecule of substance has permanent electric dipole moment 10 to the power minus 29 centimeter coulomb meter. A mole of this substance is polarized by applying electrostatic field 10 to the power 6 volt per meter. The direction of field is suddenly changed by 60 degree. Estimate the heat released by the substance. देखिए इसमें आपसे पूछा गया हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस। यह सब्सटेंस का मतलब है डायपोल। डायपोल कितनी हीट रिलीज करेगा? तो कोई भी चीज हीट कब रिलीज करेगी? जब उसको एनर्जी मिलेगी। और किसी भी चीज को एनर्जी कब मिलेगी? जब उस पर वर्क होगा। यानी वर्क यहाँ डायपोल ने नहीं किया है, वर्क डायपोल पर हुआ है। तो वर्क किसने किया है? एक्सटर्नल सोर्स ने। तो लेट डू इट सॉल्व। वर्क हम यहां निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स का वर्क क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर समझिए हुआ क्या था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो डायपोल था माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, और पी की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस क्यू। तो ये डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और पी की डायरेक्शन भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां एक वर्ड यूज हुआ कि हमारे जो मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ? पोलराइज हो गया। तो पोलराइज का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाना और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पोलराइज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले जाना और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले जाना। यानी इस केस में थीटा कितना है? 0। और फिर आपसे कहा गया कि अब इसी को
हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री घुमा दिया, यानी -q प्लस q, और अब कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखिए फाइनल कैसे निकलेगा, -PE cos 60 डिग्री, क्योंकि पहले ये था इनिशियल, पहले वो ऐसे था, अब उसको 60 डिग्री घुमा दिया। तो इस न्यूमेरिकल में बस पोलराइज का मतलब क्या है, आप ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही क्या होता है, पोलराइज होता है जब P और E क्या हो एक ही डायरेक्शन में। तो पहले जो डायपोल था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यानी P और E एक ही डायरेक्शन में थे, अब उसको 60 डिग्री घुमा दिया। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 60, फॉर्मूले का माइनस, इनिशियल क्या हो जाएगा -PE cos 0 डिग्री। यहां पर कितना एंगल है 0, ये इनिशियल केस या फाइनल केस। तो -PE cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PE cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा PE माइनस का P/2 प्लस P, तो ये हो जाएगा आपका PE/2। P की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -29, और E की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6/2। तो 29 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 की पावर -23, या 0.5 इंटू 10 की पावर -23 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स को, और इतनी ही क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। कितनी हीट निकलेगी, जितना एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा, और वो किसके बराबर है, इतना। अब उसने कहा है एक मॉलिक्यूल नहीं है 1 मोल है, तो ये हीट किसकी निकाल ली आपने 1 मोल की, तो 1 मोल के लिए कैसे निकलेगा, ये वीडियो पॉज करके आप इसको कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो heat produced by 1 molecule is equal to 0.5 into 10 to the power -23, और heat produced by 1 mole, तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है 6.023 into 10 की पावर 23, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 6 ही ले लेते हैं। और ये तो है 1 मोल, ये क्या है 1 मोल। 1 मोल हीट प्रोड्यूस बाय 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इनटू हीट प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल। 1 मोल होता है 6 into 10 की पावर 23। वैसे तो 6.023 होता है, लेकिन हमने केवल 6 ही ले लिया। 0.5 into 10 की पावर -23, 23 से माइनस का 23 चला जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3 जूल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, we have one more numerical. Find the amount of work done in rotating a dipole moment 3.2 10 की power -8 coulomb meter from stable to unstable equilibrium. Intensity of electric field is 10 की power 4 Newton per coulomb, CBSE 2011। देखिए क्या बोला गया है, उसने बोला है कि एक डायपोल स्टेबल है, और स्टेबल से हम उसको कैसे लेकर आते हैं अनस्टेबल में। तो फॉर स्टेबल थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस का PE cos 0, तो माइनस का PE cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और फॉर अनस्टेबल थीटा कितना होता है 180 डिग्री, तो यानी फाइनल हो जाएगा माइनस का PE cos 180 डिग्री, तो माइनस PE cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी प्लस का PE। तो देखिए वर्क डन टू रोटेट, यानी एक तरह से
वर्क आपसे पूछ लिया गया है एक्सटर्नल सोर्स का, यानी हमने कितना वर्क करा, तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है पीई, फॉर्मूले का माइनस, और इनिशियल कितना है माइनस का पीई, तो कितना हो जाएगा 2PE। 2P की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल वाले ने 3.2 इंटू 10 की पावर -8, और E की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -4 जूल। वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देखा गया है कि क्या आपको स्टेबल और अनस्टेबल पता है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल पता है।